मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कल हमने पढ़ाया था, यानी पिछली वीडियो में पढ़ाया है, उससे पहले वाले उस पर हम लोग आते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, टू फाइनाइट सेट्स हैव स्मॉल m एंड स्मॉल n एलिमेंट्स। The total number of subsets of the first set is 56 more than that of the total number of subsets of second set. Then values of small m and capital small n are, यानी इनकी हमें वैल्यूज देखनी है, स्मॉल m और स्मॉल n की वैल्यूज क्या हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आपने समझ लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो फाइनाइट सेट हैं आपके पास, जिसमें से एक के पास स्मॉल m एलिमेंट्स हैं और दूसरे के पास स्मॉल n एलिमेंट्स हैं। एक के पास स्मॉल m एलिमेंट्स हैं और एक के पास स्मॉल n एलिमेंट्स हैं। अब कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, जो फर्स्ट सेट है उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट फर्स्ट सेट के कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें फर्स्ट सेट के, तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 2 to the power m हो जाएगा। चलिए, अब क्या कह रहा है? इज 56 मोर देन, यानी 56 मोर देन 56 अधिक है। तो किससे 56 अधिक है? ये कह रहा है देन दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट, यानी सेकंड सेट के नंबर ऑफ सबसेट से, यानी सेकंड सेट के जितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं उससे ये 56 अधिक है, ये कह रहा है। तो चलिए, इसका मतलब ये आपका कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर आपका हो जाएगा -2 to the power n इक्वल टू हो जाएगा 56। यदि इसे आप ब्रेक करना चाहें, तो इसे क्या ब्रेक कर सकते हैं? ये ब्रेक कर सकता है 8 × 7 में ब्रेक कर सकते हैं। तो 8 × 7 की यदि यहाँ पर हम बात करेंगे, तो आप एक चीज़ और यहाँ से आप ले सकते हैं कि एक तो ये आप ले सकते हैं कि 2 की पावर m - 2 की पावर n × 56 है। तो ये किस किस वैल्यूज़ के लिए इसकी जो आपकी ये m और n की कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए 56 आपका क्या करे? होल्ड करे। तो पहला यहाँ से ऑप्शन लगा के देख लीजिए, दूसरा लगा के देख लीजिए, तीसरा लगा के देख लीजिए, चौथा लगा के देख लीजिए। जिसमें से जो वैल्यूज होल्ड करेंगी m और n की इस कंडीशन को, वही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आप लगाइए पहले। अब देखिएगा, यहाँ पर आप 6 लगा, m की 1 की जगह पर m की जगह पर 7 लगा दिया, n की जगह पर 6 लगा दिया, तब भी आप देखेंगे 2 की पावर 6 इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो 2 की पावर 6 का मतलब 64 कॉमन आ जाएगा, तो 64 बचेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 56 चाहिए, यानी ये पहला ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। पहला ऑप्शन सही नहीं होगा, ये आपने हटा दिया। चलिए, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पर बात करते हैं। तो 2 की पावर यहाँ पर आपने क्या लगा दी? ये 6 माइनस m की वैल्यू आपने 6 लगा दी, n की वैल्यू 3 लगा दी। अब इस पर देखेंगे तो 2 की पावर 6 माइनस और 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 आपकी क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। 2 की पावर 3 आपकी कैसी हो जाएगी? ये बाहर हो जाएगी। अब यहाँ से लगा के देखिए क्या दोनों का डिफरेंस 56 होगा? तो आप देखिएगा 2 की पावर ये 6 हो गया आपका, और -2 की पावर आपका हो रहा है 3। 2 की पावर 3 आप चाहें तो इसमें से क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 3 और माइनस ये आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा 8 × और यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा ब्रैकेट में। अब यही चीज़ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये कंडीशन आपकी क्या हो रही है? होल्ड हो रही है। होल्ड हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो गया? सही हो गया। यानी स्मॉल m की वैल्यू 6 होगी और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस पैटर्न से भी आप ले सकते हैं। चलिए, यहाँ सेकंड मेथड को भी हम ले लें तो ये ले सकते हैं कि 2 की पावर m - 2 to the power n इक्वल टू 56 है, जो आपने 8 × 7 के इक्वल लिखा है। यदि इसे लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 2 to the power 3 - 1। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2 to the power 6 - 2 to the power 3। तो अब यहाँ से देखेंगे क्लियर कि जो स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी वो 6 हो जाएगी और स्मॉल n की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी?
3 हो जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन सेकंड सही है। तो ये ऊपर वाले में आपने ऑप्शन मेथड लगा के देख लिया था, और ये नीचे वाला जो ये लिया है आपने, इसमें आपने क्या किया, इसे ब्रेक करके देख लिया। दोनों ही मेथड यहाँ से आपके ये काम कर जाते हैं इस तरह से। चलिए आगे अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे सुपर सेट की। आगे हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे सुपर सेट की। तो देखिए सुपर सेट क्या होता है। सुपर सेट, सुपर सेट का मतलब आपका क्या होता है, हिंदी में बोला जाता है सुपर सेट को अधिसमुच्चय। सुपर सेट को हिंदी में बोला जाता है अधिसमुच्चय। देखिए ये होता क्या है, अधिसमुच्चय। देखिए अधिसमुच्चय क्या होता है, बहुत सिंपल चीज़ है। जैसे सबसेट आपने पढ़ा था, सेम उसी तरह की चीज़ है यहाँ पर। यदि हमने यहाँ पर ये ले लिया कि हमारे पास कोई एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, और ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो हमने यहाँ पर ले लिया, हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए लिया है, दूसरा सेट बी लिया है, और आपने इस तरह से लिया है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर ये कहलाता है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। इसी तरह से इसी चीज़ को हम दूसरे फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं तो इस केस में क्या कहा जाता है, इसी केस में कहा जाता है कि जो B होता है B इज द सुपर सेट ऑफ A। इसी केस में ये बोला जाता है B इज द सुपर सेट ऑफ A। और जब इसे हम डिनोट करते हैं B इज द सुपर सेट ऑफ A को, तब हम क्या कहेंगे, तो पहले लिख लीजिएगा यहाँ पर, देन आप लिख सकते हैं B इज द सुपर सेट ऑफ A। B इज द सुपर सेट ऑफ A। अब इसे डिनोट करना होगा तो आप कैसे करेंगे, आपको दिखाना है B इज द सुपर सेट ऑफ A। तो B इज द सुपर सेट ऑफ A, इसे इस तरह से नोटेशन से लिख देंगे। और वैसे नोटेशन आप यहाँ पर क्या ले रहे थे, A इज द सबसेट ऑफ B। यदि इस पर लेंगे तो ये A इज द सबसेट ऑफ B बोला जाएगा, और इस तरह से लिखा मिलेगा तो इसका मतलब है B इज द सुपर सेट ऑफ A। B इज द सुपर सेट ऑफ A, इसका मतलब आपका ये है। चलिए आगे अब हम लोग जो बढ़ते हैं, आगे अब हम लोग बात करते हैं सुपर सेट के बाद। अब हम लोग जो बात करेंगे, ये बात करेंगे यूनिवर्सल सेट पर। यूनिवर्सल सेट, देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हिंदी में बोला जाता है समष्टीय समुच्चय। यूनिवर्सल सेट को हिंदी में बोला जाता है समष्टीय समुच्चय। यूनिवर्सल सेट, समष्टि समुच्चय। देखिए समष्टि समुच्चय क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो समष्टि समुच्चय में कोई एक सेट होता है, एक सेट होता है जो सभी सेट्स को रखे होता है, यानी कंटेन करता है। एक सेट होता है जो सभी सेट्स को क्या करता है, कंटेन करता है, तो उसे बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। यानी एक ऐसा सेट जो सभी दिए गए सेट्स को कंटेन करता है, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। और यदि इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स। ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इज नोन एज यूनिवर्सल सेट, इज नोन एज यूनिवर्सल सेट, ये हम बोलेंगे इसको। तो यूनिवर्सल सेट के लिए जैसे एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई आपने ले लिया बी और सी, BC ले लिया, तो BC की जो दुनिया समाई हुई है, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से निकले के जो है लेटर्स हैं, तब आप कहेंगे कि इन B और C के लिए जो समष्टि समुच्चय हो जाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो जाएगा। या कोई सेट भी आपको दिया जा सकता है जिसमें B और C हो, कंटेन हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए भी हम लोग देखिए ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट में हम लोग क्या लेते हैं, ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया। चलिए एग्जाम्पल हमने ले लिया, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग बात कर ले रहे हैं, और ये
यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमने ले लिया कि यूनिवर्सल सेट यदि आपके पास इफ यूनिवर्सल सेट हमने ये दिखा दिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया, तब आप देखेंगे कि यदि आपके पास एक सेट जो ए ले लिया, ए सेट आपने ले लिया ऑड नंबर का सेट 1 3 5 7 एंड सो ऑन, एंड दूसरा सेट आपने ले लिया बी, एंड दूसरा सेट ले लिया बी, और बी में आपने क्या ले लिया, इवन नंबर्स ले लिए 1 4 6 एंड सो ऑन ये। अब आप देखेंगे कि जो ए और बी का जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, आपका यू है। यूनिवर्सल सेट को ध्यान दीजिएगा किससे डिनोट करते हैं आप, या तो इसे यू से डिनोट कर देते हैं या फिर इस तरह से इस सिंबल से डिनोट कर देते हैं, जीटा से। तो इस तरह से वैसे ज़्यादातर इसे जो डिनोट किया जाता है वो यूनिवर्सल सेट को यू से ही डिनोट किया जाता है। इस सिंबल को भी आप यूज कर सकते हैं इसे डिनोट करने के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से ए और बी का जो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वो आपका क्या होगा, यू होगा, ए और बी का यूनिवर्सल सेट। इसी तरह से और भी हम एग्जाम्पल्स लेना चाहें तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक सेट हमने सपोज कर लीजिएगा ए इक्वल टू कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए एलिमेंट ले लिया, दूसरा सेट हमने ले लिया ए बी सी, उसमें से ले लिए एलिमेंट्स उसके। इसी तरह से इसको यदि यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को हम यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं इन दोनों सेट्स के रेस्पेक्ट में। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 पर हमने क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल 2 पर हमने कहा है कि यदि हमारे पास कोई एक सेट ले लिया हमने ए, सेट ले लिया ए और इसका एलिमेंट हमने ले लिया स्मॉल ए, दूसरा सेट हमने बी ले लिया और इसका एलिमेंट ले लिया ए बी सी। चलिए बी ले लिया, इसका एलिमेंट आपने क्या ले लिया, ए बी सी ले लिया। इसी तरह से तीसरा सेट और ले लीजिए सी, इसके भी एलिमेंट्स आप ले लीजिए कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से पी क्यू आर ही ले लीजिए। चलिए या पी क्यू आर एस ले लिया, पी क्यू आर एस, ये हमने एलिमेंट्स ले लिए। अब देखिएगा इन तीनों के रेस्पेक्ट में, इन तीनों के रेस्पेक्ट में जो आपका यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं तो आप लिखेंगे देन द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैन बी यूनिवर्सल सेट, कैन बी यूनिवर्सल सेट, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट होता है इस तरह से। अब यहाँ पर और चीज़ यदि आपको लेना हो तो और भी कुछ एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। देखिए जैसे नंबर 3 एग्जाम्पल में हमने ये ले लिया कि सपोज कर लीजिएगा कि आपको एक सेट दे दिया है, ए इक्वल टू आपको दे दिया है 1 2 दे दिया, दूसरा सेट सपोज कर लीजिएगा बी इक्वल टू आपको दे दिया और बी में आपको दे दिया 5 6 7 दे दिया, एक सेट आपको सी दे दिया, एक सेट आपको सी दे दिया और सी में सपोज कर लीजिए ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एलिमेंट्स हो गए सेट 3 में। तो हम कह सकते हैं कि जो सेट 3 है ये भी इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है, यानी जो ये सेट सी है ये भी आपका क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट हो सकता है ए और बी का। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं यानी जो सेट सी है, सेट सी कैन बी यूनिवर्सल सेट, कैन बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों सेट्स का ये आपका क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट हो सकता है। और भी एग्जाम्पल्स आप लेना चाहें तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप ये भी लेना चाहें, लीजिए एक 4th एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ। एक सेट ए में मैंने लिखा ए एलिमेंट है, दूसरे सेट बी में आपने लिख दिया ई एलिमेंट है। चलिए तीसरा सेट और ले लेते हैं, सी ले लिया, इसमें आपने क्या ले लिया, इसमें आपने ले लिया एलिमेंट ओ ले लिया। इस तरह से यदि इन तीनों का यूनिवर्सल सेट आप बनाना चाहें तो ये यूनिवर्सल सेट आपका क्या हो सकता है, ये आप लिख सकते हैं ए ई आई ओ यू, ये भी आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट आपका हो जाएगा ए बी सी के लिए।
ABC के लिए ये भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये वॉवल्स का सेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवल्स का सेट है ये। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर आगे यूनिवर्सल सेट के आगे अब हम लोग जो बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, और ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। एग्जाम में अभी तक हालांकि पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे पूछा नहीं जा सकता। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, एक सेट आपको दे दिया है x, एक सेट आपको दे दिया है x और x इक्वल टू दे दिया है 8 to the power n - 7n - 1, और यहाँ पर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर है स्मॉल n। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, आप ये लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा सेट है आपके पास कैपिटल Y, और y इक्वल टू ये क्या है 49, और ये है ब्रैकेट में स्मॉल n - 1, और यहाँ पर भी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी स्मॉल n यहाँ पर भी आपका क्या है, ये नेचुरल नंबर है। देन तब आपको देखना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देन 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपके पास ये दिया गया है, x इज द सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ y इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ x एंड x इक्वल टू y, और फोर्थ ऑप्शन में आपको दिया है नॉन ऑफ दीज। तो इस पर हम लोगों को बात करनी है, इस पर हम लोगों को बात करनी है। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ से जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सेट आपको दिया है x, और इसमें आपने क्या दिया है 8 to the power n - 7n - 1 दिया है, और ये स्मॉल n है, यहाँ पर वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो चलिए यदि सेट को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सेट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। यानी पहले स्मॉल n की वैल्यू आप क्या लगाएंगे, 1 लगाइए, फिर 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए, पहले 1 लगाइए। यदि यहाँ पर 1 लगाएंगे तो 8 की पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आपने लगाया तो 7 - 1, तो पहला एलिमेंट इसका क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दीजिए। n इक्वल टू 1 के लिए, स्मॉल n इक्वल टू 1 के लिए पहला एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 लगाएंगे, n की वैल्यू 2 लगाएंगे, तो n की वैल्यू 2 भी लगा दीजिए। 2 लगा के देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, फिर 3 लगाएंगे, तो n की वैल्यू जब आपने 1 लगाई तो ये वैल्यू आई, 2 लगाएंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, 3 लगाएंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, 4 लगाएंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। तो इस तरह से वैल्यूज़ को आपको लगाते चले जाना है। तो चलिए इसकी वैल्यू हमने 1 लगा ली, अब हम यहाँ पर 2 लगा लेते हैं। जब 2 वैल्यू लगाते हैं तब आपका क्या होगा, 2 यहाँ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर लगाने पर, यहाँ पर ही 2 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर हो जाएगा, -14 होगा, -1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 64 - 15। तो इस तरह से देखेंगे ये हो जाएगा 49, ये कितना हो गया, 49 हो गया। दूसरा एलिमेंट इसका जो हो गया वो 49 हो गया। अब चलिए थर्ड एलिमेंट के लिए आप क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पर क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। n की वैल्यू 3 लगाएंगे तब क्या वैल्यू निकल के आएगी, n की वैल्यू 3 लगाएंगे तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 8 की पावर 3, और माइनस ये हो जाएगा 21 और -1, इस वैल्यू को लगाइए, तो ये आपका हो जाएगा 38 64 ये, और इसमें से 22 490 हो जाएगी, एंड सो ऑन। इस तरह से ये आपका बनेगा। अब सेट आप ले लीजिए, y ले लीजिए, हालांकि ये क्वेश्चन अलग से ये चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सीधा सीधा जो भी ये वैल्यूज़ बनेंगी इसके नीचे सेट बनाते चले जाइए, इसके बगल में ही बना दीजिए, वहीं पर क्वेश्चन पेपर होगा, है ना, वहीं पर बना के देख लीजिएगा। पेंसिल जो आपके पास रहेगी उसी पेंसिल से बना लीजिएगा, और बनाने के बाद में तुरंत अपना आंसर आप क्या करेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि अलग से ये लिखेंगे, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वहीं के वहीं आप बना करके उसे प्रयास करिए सॉल्व करने का। तो चलिए अब यहाँ पर दूसरा बाई सेट आपने लिया, ये कितना है, ये है आपके पास 49, और स्मॉल n - 1 है, यहाँ पर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ पर भी चलिए पहले वैल्यू आप क्या रख लीजिए, इसे लिखने के लिए n की वैल्यू 1 रखेंगे। n की वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो पहला एलिमेंट इसका भी 0 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 के लिए।
अब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 98 हो जाएगा, एंड सो ऑन। जब n की वैल्यू 10 रखेंगे, n की वैल्यू 10 रखेंगे तो 490 भी होगा, एंड सो ऑन, और इस तरह से आगे चलेगा। अब आपकी समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि जो x है, x के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बाई सेट में मिल रहे हैं, x के सभी एलिमेंट्स किस में मिल रहे हैं, बाई में मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मतलब सीधा सीधा है कि x इज द सबसेट ऑफ y, x इज द सबसेट ऑफ y, ये सीधा सा निकल रहा है। तो x इज द सबसेट ऑफ y, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन देखा, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिसजॉइंट सेट पर। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट हिंदी में बोला जाता है विसंधित समुच्चय, हिंदी में बोला जाता है विसंधित समुच्चय। डिसजॉइंट सेट यानी विसंधित समुच्चय की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिएगा डिसजॉइंट सेट आपका क्या होता है, इसमें यदि हमारे पास कोई दो सेट्स हैं और इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन न हो, दो आपके पास सेट्स हैं और उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन न हो, तो वो एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। एक दूसरे के साथ क्या होगा, डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। तो यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इफ़ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, इफ़ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन टू सेट्स, यानी दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, टू सेट्स, देन दे आर नोन एज डिसजॉइंट सेट, तब इन्हें हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लेना चाहें तो आप ये ले लीजिएगा, फर्स्ट में हमने ये ले लिया, तो कोई से भी ले लीजिए, एक सेट ए ले लिया जिसके एलिमेंट्स आपने ले लिए 2,5। चलिए दूसरा एलिमेंट जो दूसरा सेट आपने बी ले लिया और ये बी में आपने ले लिया 1, 3, 4, 7, ये एलिमेंट्स ले लिए। तो देखिए दोनों में कोई भी, ए और बी में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इस तरह से ये क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो आप लिख सकते हैं ये दोनों कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो चलिए लिख दीजिएगा ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ये डिसजॉइंट सेट्स हो गए। चलिए सेकंड में अब हम लोग ले लेते हैं। अब जैसे एक सेट हमने क्या ले लिया, ऑड नंबर ले लें, और एक सेट क्या ले लें, इवन नंबर ले लें। तो एक सेट आपने ऑड नंबर का ले लिया यानी 1, 3, 5 एंड सो ऑन, ये ले लिया। दूसरा सेट आपने बी ले लिया और ये ले लिया इवन नंबर्स का 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ये ले लिया। तो ये एक दूसरे के कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे, चूंकि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो चलिए आप यहाँ पर फिर लिख देंगे, ये होगा ए एंड बी आर, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी आपके क्या हैं, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। चलिए थर्ड नंबर ले लीजिए, और थर्ड नंबर ले लेते हैं। थर्ड नंबर में अब आपका जैसे सपोज कर लीजिएगा यहाँ पर इवन ऑड ले लिया, आप इंटीजर्स के लिए ले लीजिए पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो चलिए नेगेटिव इंटीजर्स को आई नेगेटिव से डिनोट करते थे, तो ये -1, -2 एंड सो ऑन, ये चलता था। इसी तरह से पॉजिटिव इंटीजर्स आप लेते हैं तो इसे आई प्लस से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। तो इस तरह से जो आई माइनस और आई प्लस हैं ये भी कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई माइनस एंड आई प्लस आर डिसजॉइंट सेट्स, आर डिसजॉइंट सेट्स, ये भी आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं। और भी एग्जांपल लेना चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे आपने ये ले लिया, इसके बाद में कुछ और एग्जांपल आप लेना चाहें तो आप ये ले सकते हैं कि
नेगेटिव नंबर्स ले लिया, पॉजिटिव नंबर्स ले लिया, एक प्राइम नंबर्स और आप जो है कंपाउंड नंबर्स को भी लिख करके लिख सकते हैं आराम से, वो भी दोनों आपके क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल इसमें आप ऐसे ले लीजिए जिसमें डिसजॉइंट सेट्स न बने। तो चलिए एक सेट हमने ले लिया ए, और ए में हमने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और चलिए 7 ये ले लिया। दूसरा हमने सेट ले लिया बी, और इसका जो एलिमेंट हमने ले लिया, ये एलिमेंट हमने चलिए ले लिया यहाँ से, ये हमने ले लिया 7 8 9 10 ये ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 7 है, ये 7 दोनों में कैसा है, कॉमन है। 7 दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा ए एंड बी, यानी जो सेट्स हैं आपके पास ए एंड बी, सेट्स ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, नॉट डिसजॉइंट सेट्स, यानी ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं। ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स आपके नहीं हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स के बारे में। आगे अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स क्या होते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स। मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आपका क्या होता है, पूरक समुच्चय। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो चलिए कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स यानी पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक आपको सेट दिया होता है और एक यूनिवर्सल सेट होगा। तो उस सेट को, जो सेट है, जैसे यहाँ पर ले लीजिए ये आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट में से ये सेट आपने ए है, तो इस ए को हटा दिया जाए, बाकी के जो एलिमेंट बचेंगे यू में यानी यूनिवर्सल सेट में, तो वही आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा। यानी यूनिवर्सल सेट आपको दिया है और एक आपके पास सेट है, तो इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं ये छोड़ करके बाकी का जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका यदि कलेक्शन कर लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहेंगे उसे। तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और भी लेना चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं। तो इसे यदि हम लिखना चाहेंगे तो ये और ध्यान दीजिएगा, इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो बाकी का ये सेट बचेगा, इसे हम ए डैश से डिनोट करेंगे। तो ए डैश आपका क्या होगा, फिर यदि मैथमेटिकली लिखें तो इसका एक्स एलिमेंट होगा, एक्स एलिमेंट होगा, लेकिन एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स जो बिलोंग करेगा वो किस में बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल में तो बिलोंग करेगा, लेकिन ए सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, ये होगा। ए डैश इक्वल टू लिखना है तो अब एग्जाम्पल के लिए यदि आप लिखना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल ग्रेसिया नंबर फर्स्ट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने ले लिया कि हमारे पास कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट्स आपने ए बी सी डी ले लिए, एक कोई सेट ले लिया, इसके एलिमेंट्स आपने क्या ले लिए, ए बी सी डी ले लिए, ए सेट ले लिया, इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी ये एलिमेंट्स ले लिए। अब इस एलिमेंट्स को लेने के बाद में यूनिवर्सल सेट इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट है तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट इसका यदि हम लेना चाहें तो ए बी से लेकर के ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड तक हो जाएगा, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा। तो ये लिख लिया आपने। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है, ए डैश लिखना है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट लिखना है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो इसमें कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन है तो छोड़ देना है, बी कॉमन है, बी कॉमन है छोड़ देना है, सी कॉमन है, सी कॉमन है छोड़ देना है, डी भी इसका एलिमेंट होगा, डी कॉमन है तो डी कॉमन है, इसको भी छोड़ देना है। इसके बाद में फिर क्या होगा, ई एफ जी एन सो ऑन जो आपके पास बचेगा,
एक्स वाई जेड तक ये इसके क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे। इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स को पढ़ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लोग और भी यदि एग्जाम्पल लेना चाहें तो यहाँ पर और भी कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। ये एक ही एग्जाम्पल आपका हुआ है अभी। यदि ए सेट आपने ले लिया, ए सेट आपने ले लिया और ए के एलिमेंट्स यदि आप लेना चाहें तो चलिए हमने ले लिया 3 4 5 6 यानी 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स ले लिए। दूसरा सेट आप क्या करेंगे, बी ले लेते हैं और इसे क्या दिखाएंगे, यूनिवर्सल सेट की तरह से दिखाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट में आपने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 ये यूनिवर्सल सेट ले लिया। अब यहाँ से यदि आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, जो कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों में से छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखेंगे, 1 इसमें नहीं है तो लिखा जाएगा 2 अब देखिएगा इस सेट में है नहीं है तो इसे भी लिख दीजिए। 3 सेट में है तो छोड़ दीजिए। 4 भी है छोड़ दीजिए। 5 भी छोड़ दीजिए। 6 भी छोड़ दीजिए। अब 7 और बच रहा है, 7 कर लिया। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, वो बात करेंगे डिफरेंस सेट की। डिफरेंस सेट, अभी डिफरेंस सेट की बात करेंगे, उसके बाद वेन डायग्राम की बात करेंगे, फिर वेन डायग्राम के बाद में हम लोग ऑपरेशंस की बात करेंगे। तो चलिए नंबर 2 आगे अब हम लोग बात करते हैं। तो ये बात अब हम किस पर करेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे डिफरेंस ठीक, डिफरेंस सेट अंतर हिंदी में से क्या बोलेंगे, अंतर समुच्चय। डिफरेंस सेट को हिंदी में क्या बोला जाता है, अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय। चलिए ये क्या होता है डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कोई 2 सेट हैं। एक सेट हमने ले लिया ए है और दूसरा सेट हमने ले लिया बी है। एक सेट हमने ए ले लिया, दूसरा सेट बी ले लिया। तो इसके जो डिफरेंस सेट को लिखा जाता है वो डिफरेंस सेट क्या होता है आपका, ए में से बी को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आपने लिख दिया ए माइनस बी। अब इसमें क्या आएगा, तो ए में से यदि हम बी घटा रहे हैं तो बी के जितने एलिमेंट ए में कॉमन होंगे, बी के ए में जितने भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनको छोड़ देना है, उनको छोड़ देना है। इसका मतलब क्या होगा, एक्स सच दैट, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स जो है इस तरह का एलिमेंट है कि एक्स ए में तो बिलोंग करेगा लेकिन एक्स बी में बिलोंग्स नहीं करेगा। ए माइनस बी, यही मतलब निकल के आएगा इसका। ये ले लेंगे या यहाँ पर कॉमा की जगह पर एंड लिख लीजिए, यहाँ पर तो होना चाहिए, यहाँ पर एंड लिख लीजिए बल्कि तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से लेके, चलिए ये हो गया। और एंड यदि यहाँ पर लेना चाहें तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये हो गया। इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से यदि बी माइनस ए, डिफरेंस ऑफ बी एंड ए। अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, और नीचे है डिफरेंस ऑफ बी एंड ए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी एंड ए में एक्स सच दैट, अब x किसका एलिमेंट होना चाहिए, b का तो एलिमेंट होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू b, x b में तो मिलना चाहिए, लेकिन अब चूंकि a के एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, हटा दिए जाएंगे b से, तो निश्चित रूप से जो x है वो a का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इस तरह से यदि ये लिया जाएगा तो इसे बोला जाएगा डिफरेंस सेट। यदि इसे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हुज do not exist in B, whose do not exist in B, यानी जो B में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, A में तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन B में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपका क्या कहलाता है, डिफरेंस सेट कहलाता है। अब एग्जाम्पल के लिए यदि आप लेना चाहें तो आप ले लीजिए। चलिए फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ग्रेसिया, एक सेट हमने ले लिया A और A सेट इक्वल टू आपने सपोज कर लीजिए एलिमेंट, ए एलिमेंट ये आपने ले लिया 1 3 7,
ये एलिमेंट्स ले लिए। दूसरा सेट आपने ले लिया बी, और बी में आपने ले लिया यहाँ पर 5, 7, 9, 11 ये ले लिया। अब सपोज कर लीजिएगा यहाँ से आपको निकालना है a माइनस बी, तो a माइनस बी में आपका क्या है, a में से b को सबट्रैक्ट करना है, यानी a के वो एलिमेंट लेने हैं जो b में न हो, वो a के वो एलिमेंट लेने हैं जो b में न हो, यानी कॉमन एलिमेंट्स को हटा देंगे। b के जितने भी एलिमेंट इसमें मिलेंगे उनको हटा करके लिखेंगे। अब चलिए यहाँ पर देखेंगे 1, a में 1 है, इसमें 1 है, नहीं है तो लिख दीजिए। फिर 3, a में 3 है, b में 3 है, नहीं है तो लिख दीजिए। उसके बाद क्या 7, a में 7, b में 7 है तो छोड़ दीजिए। ये छोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया a माइनस बी। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर लिखते हैं b माइनस ए, तो अब किधर से मिलाना शुरू करेंगे, b से मिलाना शुरू करेंगे। b में हमारा कितना 5 है, तो चलिए 5 देखिए a में है, नहीं है तो इसे लिख देना है, लिख दिया। अब क्या है 7, अब देखिए 7 है आपका, 7 बी में, a में है 7, यस है तो छोड़ दीजिए। अब क्या देखेंगे 9 देखिए है a में, नहीं है तो लिख दीजिए। 11 a में है, नहीं है तो लिख दीजिए। ये हो गया आपका b माइनस ए, ये हो गया आपका b माइनस ए। तो इस तरह से a माइनस बी और b माइनस ए आप आराम से निकाल सकते हैं, यानी डिफरेंस समुच्चय आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। ये एग्जांपल हमने ले लिया कि एक सेट A है हमारे पास, एक सेट A है, और यदि A को हम A के साथ डिफरेंस करें तो क्या आएगा, 5 आएगा। इसी तरह से B का डिफरेंस यदि हम B सेट के साथ करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 आएगा। यानी कहने का मतलब यदि किसी सेट का डिफरेंस सेल्फ के साथ किया जाता है तो वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। चूंकि दोनों के सेम एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो कोई एलिमेंट उसमें सेट में बचेगा ही नहीं, डिफरेंस सेट में। ये आपका इस तरह से हो जाएगा और इसे आप आराम से लिख सकते हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे वेन डायग्राम पर। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे वेन डायग्राम। तो देखिए वेन डायग्राम में क्या था, वेन डायग्राम में एक जो है आपके 18th सेंचुरी में स्विस मैथमेटिशियन थे आइलर। 18th सेंचुरी में स्विस मैथमेटिशियन थे आइलर, उन्होंने इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। तो वेन डायग्राम की पहले हम लोग बात कर रहे हैं। वेन डायग्राम, तो देखिए इन्होंने क्या किया था, आइलर ने जो किया था, सेट्स को लिखने के लिए उन्होंने सर्कल्स को यूज किया। आइलर थे 18th सेंचुरी में, आइलर थे, इन्होंने क्या यूज किया था, सेट्स को जो रिप्रेजेंट किया था वो सर्कल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। ये सर्कल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया था इन्होंने सेट को, और सेट्स को रिप्रेजेंट करने के बाद फिर इन्होंने उस पर कोई विशेष स्टडी नहीं की और ऐसे ही पड़ा रहने दिया। ऐसे ही पड़ा रहने के बाद में फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद एक नए मैथमेटिशियन आए, वेन, जिसके नाम से जाना गया है। इनका नाम था जॉन वेन नाम था इनका 19th सेंचुरी में, और ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। 19th सेंचुरी में जॉन वेन नाम के एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ये सेट्स थे उनको सर्कल ले लिया और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से वो कर दिया। जॉन वेन थे, इन्होंने जो सेट्स थे, सेट्स को किससे रिप्रेजेंट किया था, इन्होंने जो सेट्स को रिप्रेजेंट किया वही सर्कल से किया था, ये सर्कल से किया था। और जो आपका यूनिवर्सल सेट था, यूनिवर्सल सेट था, इसको किससे रिप्रेजेंट किया था, इन्होंने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया था। ये रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया, तब इन्होंने आगे बढ़ाया। जैसे जो आपने पढ़ा था वहाँ पर हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करके दिखाया भी है पीछे, ये किया था। चलिए एग्जाम्पल के लिए यदि हम लेना चाहें तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ये ले लिया
कि हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है और 0 से लेकर के हमने इसमें क्या ले लिया, 9 ले लिए एलिमेंट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया। अब इसके अलावा हम 2 सेट और ले सकते हैं, एक ए सेट ले लें, एक बी सेट ले लें। तो ए सेट में भी कोई एलिमेंट्स ले लीजिए और बी सेट में भी कोई एलिमेंट्स ले लीजिए। चलिए एक ए सेट हमने ले लिया, इसमें एलिमेंट्स हमने ले लिया, ये चलिए 2 4 6 ले लिया हमने एलिमेंट्स। दूसरा सेट हमने क्या लिया, बी ले लिया। चलिए बी में भी कुछ एलिमेंट्स आप ले लीजिए, जो भी एलिमेंट्स लेना चाहें। तो बी में एलिमेंट्स लेने के लिए यदि हम चाहें तो 4 5 6 इस तरह से ले सकते हैं, या कुछ और भी आप लिख सकते हैं। ये बी में एलिमेंट यदि आप लेना चाहें तो चलिए हमने ये ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, और यहाँ पर हमने चलिए 6 ले लिया, और यहाँ पर हम इसे चाहें तो 8 ले रहे हैं। ये एलिमेंट्स हमने बी के एलिमेंट्स ले लिए। अब इसे वेन डायग्राम के द्वारा यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो वेन डायग्राम के द्वारा हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ और आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कोई किसी का सबसेट नहीं है, जब सबसेट हो जाएगा तो बीच में समा जाएगा। चलिए हम देख के दिखाते हैं इसको। यूनिवर्सल सेट आप लेंगे, यूनिवर्सल सेट को बताया है किससे डिनोट करेंगे, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है, ये यू इस तरह से लिख दिया। इसमें एक सेट है आपके पास ए सेट है, तो ए सेट को ये लिख दिया। ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं, ए सेट के एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 2 4 और ये 6, ये एलिमेंट्स ले लिए। बी सेट में कितने, 1 3 6 8। अब देखिएगा बी में और इन दोनों में 6 कॉमन हो रहा है, ये 6 कॉमन हो रहा है, तो 6 कॉमन हो रहा है तो इसका मतलब बी सेट जो आपका जाएगा वो इस तरह से चला जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 8। अब देखेंगे ये सेट आपने क्या लिया है, बी लिया है। बी सेट में देखेंगे तो 1 3 6 8 एलिमेंट्स हैं। ए सेट में देखेंगे तो ये आपके कितने एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 एलिमेंट्स हैं। और बाकी का अब यूनिवर्सल सेट पूरा था, अब इसमें आपका और क्या बच रहा है, एक 0 बच रहा है यूनिवर्सल में, 0 आपने कर दिया, 1 2 3 और ये 5 बच रहा है आपका 5, और एक 7 बच रहा है, और एक ये 9 बच रहा है। इस तरह से आप देख लीजिएगा सभी एलिमेंट्स हो जाएंगे यूनिवर्सल में, 1 2 3, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया वेन डायग्राम में इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करें हम तो ये वेन डायग्राम में इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यहाँ पर जो हम लोग और बात करते हैं इसके, मान लीजिएगा कि ये यदि आपका इसके फॉर्म में आ जाए, सबसेट के फॉर्म में आ जाए, यानी कहने का मतलब यदि इस तरह के एलिमेंट्स यहाँ पर ले लिए जाएं कि जैसे सेट ये हमने ए लिया है, सेट ए लिया है, ये हमने 2 4 6 ले लिया है। इसी तरह से यदि सेट बी हम ले लेते हैं और सेट बी के एलिमेंट्स यदि हम लिखना चाहें तो ये लिख दें, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये एलिमेंट्स हमने बी के एलिमेंट्स लिख लिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ से ए क्या है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी है, या ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी आप लिख सकते हैं, ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी आप लिख सकते हैं। चलिए ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसी तरह से फिर आप लेंगे, इसे डिनोट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ए सेट में सेट आपके पास ये क्या हो गया, ये ए सेट ले लिया, ये ए सेट ले लिया। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक 2 एलिमेंट्स है, एक 4 है और एक 6 है। अब दूसरा सेट आपने ले लिया और दूसरा सेट आपने ले लिया बी, और देखिएगा बी में क्या है, 2 4 6 और 8 और आ जाएगा, तो ये पूरे एलिमेंट्स बी में हो जाएंगे। अब यूनिवर्सल में अब आप बच रहा है तो क्या बच रहा है, एक 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और ये 7 हो गया, और ये 9 हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। ये पहला एग्जाम्पल आपने इसके लिए लिया था और ये दूसरा एग्जाम्पल जो लिया है आपने ये इसके लिए लिया है। इस तरह से इसे आप लिख सकते हैं। चलिए आगे अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि जो यहाँ से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स जो हम लोग लेके चल रहे थे उनको लेके चलते हैं, शेडेड करते हैं कुछ एरियाज़ को, कि यानी कि ए कोई सेट है, वेन डायग्राम पर शेडेड करेंगे, वेन डायग्राम पर शेडेड करेंगे, उस पर हम लोग ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स को। आइए
बात करते हैं इस पर भी। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए, एक हमारे पास ये हमने ले लिया यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास ए सेट है। तो यहाँ पर जो हम ऐड ये जो शेड कर रहे हैं वो शेड किसको करेंगे, ये ए सेट है हमारे पास। अब यहाँ शेडेड ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए। तो देखिए ए को छोड़ दिया जाता है, बाकी का जितने भी ये बचता है वो सब आपका क्या होगा, शेड कर दिया जाएगा। ये ए डैश आपका क्या हो गया, शेडेड हो गया। ये ए डैश है बचा बाहर का, ये और ए डैश दोनों को मिला दिया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। चलिए और यदि हम यहाँ पर ये लेना चाहें, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है और एक सेट आपके पास ये ले लिया बी सेट है और ये ले लिया आपके पास ए सेट है। अब यहाँ से भी यदि आप ए डैश को करना चाहेंगे, ए डैश को शेडेड करना चाहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए डैश शेडेड करने का मतलब है कि ये बाहर का पूरा शेड हो जाएगा। ये यहाँ से देखिएगा ये पूरा बाहर का शेड हो जाएगा। ये यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, ए डैश शेडेड हो गया। इसी तरह से अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यूनिवर्सल सेट हो गया, सेट ए ले लिया आपने ये, और ये सेट आपने ले लिया वो क्या ले लिया, बी ले लिया। अब आप यहाँ पर बी डैश शेडेड करना चाहते हैं, बी डैश शेडेड करना चाहते हैं तो बी डैश शेडेड का मतलब क्या हो जाएगा, ये बी को छोड़ करके जो भी यूनिवर्सल सेट में है पूरे को हम क्या कर दें, शेड कर दें। तो चलिए शेड का मतलब क्या होता है, छायांकित बना दें। तो यहाँ से आपका हो जाएगा बी डैश शेडेड, ये हो गया। इसी तरह से और भी शेडेड आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम यदि ए माइनस बी शेडेड करना चाहें, तो किस तरह से करेंगे। देखिए ये यूनिवर्सल सेट है आपके पास, ये डिनोट कर दिया। यहाँ पर ये सेट हमारे पास ए है और दूसरा सेट हमारे पास ये बी है, और यहाँ पर ए माइनस बी शेड करना चाहते हैं तो ए के वो एलिमेंट, ए में ये यहाँ से ये एलिमेंट है, वो एलिमेंट जो बी में है उनको हटा देना है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है हमारा ये बाहर हो जाएगा, तो ये हमारा शेडेड एरिया हो जाएगा। यहाँ से ये शेडेड, ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए माइनस बी शेडेड, ये हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और भी शेड आप करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी माइनस ए शेड करना चाहें तो बी माइनस ए शेड कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट आपने ले लिया। और चलिए ये आपके पास सेट ए है और ये सेट आपके पास बी है। अब बी माइनस ए शेड करना चाहते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बी माइनस ए आपका शेडेड हो जाएगा, बी माइनस ए शेडेड, ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो ऑपरेशंस ऑन सेट्स पर बात करेंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स पर बात करेंगे अब आगे हम लोग। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो ऑपरेशन जो आपके होते हैं, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, संकारक, संक्रिया, जो सेट्स पर संक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशंस जो होंगे तो यहाँ 3 ऑपरेशन आपके यूज होंगे। कौन कौन से, एक होगा यूनियन और एक होगा इंटरसेक्शन और एक होगा आपका डिफरेंस। यूनियन को संघ भी बोला जाता है, इंटरसेक्शन को सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेदन बोला जाता है, और आपका जो डिफरेंस है, डिफरेंस को अंतर बोला जाता है, ये बोला जाता है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स पर।
तो चलिए 3 हमने यहाँ पर ऑपरेशन लिए हैं। फर्स्ट ऑपरेशन में हमने बताया था यूनियन, फर्स्ट में हमने क्या बताया है, यूनियन बताया है। यूनियन, इसे क्या बोला जाता है, संघ बोला जाता है, संघ। इसी तरह से सेकंड को हमने बताया इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को क्या बोला जाता है, प्रतिच्छेदन बोला जाता है, प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन बोला जाता है, या सर्वनिष्ठ भी बोल देते हैं। नंबर 3 जो है आपका वो है डिफरेंस, नंबर 3 वो है आपका डिफरेंस। डिफरेंस, इसे बोला जाता है अंतर, इसे बोला जाता है अंतर। तो पहले हम लोग जो लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, यूनियन लेके चलेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, 2 समुच्चयों का संघ, यानी समुच्चयों का संघ। चलिए यहाँ पर इस ऑपरेशन पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो यूनियन होता है, जो यूनियन होता है, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा पहले इसे ले लेते हैं, वेन डायग्राम पर समझा देते हैं, फिर इसकी थ्योरी के फॉर्म में लिख देते हैं। ये आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट में एक सेट आपके पास ये ए ले लिया आपने, दूसरा सेट आपने क्या ले लिया, ये बी ले लिया। एक सेट ए ले लिया, दूसरा सेट बी ले लिया। अब यहाँ पर इन दोनों सेट्स को आपने क्या कर दिया, मिला दिया। इन दोनों सेट्स को आपने क्या कर दिया, मिला दिया। चलिए ये मिल गए आपके। यदि से मिलाएंगे तो फिर आपके क्या होंगे, यानी जो एलिमेंट, चाहे तो ए का एलिमेंट हो, चाहे बी का एलिमेंट हो, या दोनों में हो, सबको इकट्ठा करके लिख देना है आपको एक साथ। तो यहाँ पर जो ये शेडेड एरिया होगा, ये आपका क्या शो करेगा, यूनियन को शो करेगा। ए यूनियन बी को शो कर रहा है ये शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया है वो किसको शो कर रहा है, ए यूनियन बी को शो कर रहा है। अब इसे मैथमेटिकली यदि उसमें हम लिखना चाहें तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी द यूनियन ऑफ, या यूनियन ऑफ 2 सेट्स, यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी, ए और बी लिया है आपने, तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी, यानी ए और बी का जो यूनियन होता है वो आपका क्या है, एक सेट, 2 सेट्स के बीच में, ए और बी के बीच में क्या होता है, एक सेट होता है, जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसके होते हैं, सभी ए के भी एलिमेंट्स होते हैं और बी के भी होते हैं, या फिर दोनों में कॉमन होते हैं वो भी होते हैं। ए के सभी एलिमेंट्स होंगे, बी के सभी एलिमेंट्स होंगे, तो कॉमन एलिमेंट्स जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स होगा तो वैसे ही उसमें आ जाएगा। यदि से ये उसमें लिखना चाहें, लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो पहले चीज़ देखिएगा, इसे जो डिनोट किया जाता है वो कैसे डिनोट किया जाता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, या इसे बोला जाता है ए कप बी, कप भी यूज कर देते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड अब बढ़ गया है आप लोगों का, तो इसीलिए हम लोग इसे कप न करके क्या करेंगे, जो है इसे ए यूनियन बी बोलेंगे, या ए जॉइन बी बोलेंगे, ए जॉइन बी, ए यूनियन बी या ए जॉइन बी बोलेंगे। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कैसे लिखेंगे, इसका एलिमेंट होगा तो हमने मान लिया x है। अब x सच दैट, x किस तरह से होगा, x या तो A में बिलोंग कर रहा होगा या फिर बिलोंग कर रहा होगा x किस में, B में, यानी इन दोनों सेट में से एक सेट में जरूर होगा, चाहे तो A में होगा या फिर B में होगा या दोनों में होगा।
ए और बी दोनों में होगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इस तरह से आप इसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं कि ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो ही रही है। यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है ये भी देख लीजिए। ये क्लियर हो रहा है आपका कि ए के भी सभी एलिमेंट इसमें आ गए, बी के भी सभी एलिमेंट्स आ गए। तो निश्चित रूप से, तो इसका मतलब ये है कि जो ये निश्चित रूप से यहाँ पर जो ए होगा, सेट ए है, निश्चित रूप से ये सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होना चाहिए। ए यूनियन बी का क्या होना चाहिए, ये ए सबसेट होना चाहिए। और इसी तरह से क्या होगा, एंड, तो बी भी क्या होगा, बी भी निश्चित रूप से इसका सबसेट होना चाहिए ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का जो बी सेट है ये भी सबसेट होना चाहिए। अब आगे और हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यदि आपने ये ले लिया कि ए यूनियन बी, चलिए यहाँ पर ऑल्सो करके हम लिख दे रहे हैं ए यूनियन बी, और इक्वल टू आपने लिख दिया ए, यानी ए यूनियन बी है आपके पास, ये इक्वल टू ए है। तो निश्चित रूप से ये शो कर रहा है कि ए पूरा वैसा का वैसा ही आ गया। तो बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी किस में होंगे, ए में होंगे। बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी ए में होंगे, तभी तो इक्वल ए हो रहा है। यदि ए इक्वल हो रहा है तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए। इसी तरह से यदि ए यूनियन बी है आपके पास में इक्वल टू ये बी के इक्वल है, तो ये निश्चित रूप से ये आपको दिखा रहा है कि ये दिखा रहा है कि जो आपके पास ए है ये आपका क्या है, निश्चित रूप से सबसेट ऑफ बी है। ए इज द सबसेट ऑफ बी है, ये हो गया। चलिए एग्जाम्पल भी यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट हमने ले लिया, एक सेट ले लिया कोई, हमने ए सेट ले लिया और ए के एलिमेंट हमने लिख दिए 1 2 3। दूसरा सेट हमने ले लिया बी और बी के एलिमेंट हमने लिख दिए 5 6 7। अब यहाँ से हम क्या लिखना चाहें, यदि ए यूनियन बी लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यानी हमने बताया कि 1 2 3 पहले ए के सभी एलिमेंट लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट तो है नहीं, तो बी के एलिमेंट फिर लिख दीजिए 5 6 7। और ये दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट होता है तो वो एक ही बार लिखा जाएगा सेट में, डेफिनेशन के अनुसार। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा ए यूनियन बी। चलिए सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए इक्वल टू आपने लिख लिया है 5 6 7 8, ये लिखा। चलिए सेट बी यहाँ पर आपने लिख दिया और सेट बी में आपने लिख दिया 8 9 10, ये लिख दिया। अब यहाँ से फिर हम लोग क्या निकालते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखेंगे 5 6 7, पहले के एलिमेंट वैसे के वैसे ही लिख दीजिए 5 6 7 8, ये लिख दिया। अब यहाँ से देखिए 8 है, 8 कॉमन था तो पहले से लिखा जा चुका है, तो अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या है, 9 है तो 9 लगाइए, फिर 10 है तो 10 लगाइए। तो इस तरह से ये सेट आपका जो हो गया, ये क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। अब आगे देखिए हम लोग ऐसे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सेट हमने ये ले लिया, थर्ड एग्जांपल हमने ले लिया कि एक सेट हमारे पास ए है और ये हमने ले लिया 1 3 5 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये ले लिया। दूसरा सेट बी आपने ले लिया, ये ले लिया 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये ले लिया। अब यहाँ से देखेंगे तो ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी होगा आपका 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। इस तरह से आपका ये यूनियन बी निकल आया। इसी तरह से आप और भी से लेना चाहें, ये और इवन पर ले लिया है, नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स पर भी आप लेना चाहें तो इंटीजर का भी सेट बन सकता है। ढेर सारे हैं एग्जाम्पल्स हैं, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये आप ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका,
यहाँ पर हम कोई एक सेट ले रहे हैं। इफ़ हमने कहा कि कोई हमारे पास एक सेट है, इफ़ ए इक्वल टू एक सेट ले लिया एक्स सच दैट। अब देखिएगा ये ए हमारे पास एक सेट है और ये इस तरह से कि एक्स इक्वल टू 2n+1, एक्स इक्वल टू 2n+1 ये हमने ले लिया। चलिए x इक्वल टू हो गया 2n+1 और यहाँ है कि जो स्मॉल n है ये बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर है। एक सेट आपने ये ले लिया a इस तरह से। अब हम दूसरा सेट भी यहाँ पर ले लेते हैं, दूसरा सेट भी ले लेते हैं, या z को, या आप ऐसा कर लीजिए इसकी जगह पर आप यहाँ n की जगह पर इसे कुछ दूसरा लिख लीजिए, इंटीजर ले लेते हैं तो थोड़ा सा और सही हो जाएगा। इंटीजर थोड़ा हम ले लेते हैं तो थोड़ा और सही हो जाएगा ये। चलिए यहाँ पर हमने ये इंटीजर्स ले लिया, जेड ले लिया, क्योंकि अब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर आ जाएंगे, ये ले लिया। दूसरा सेट बी हम ले रहे हैं यहाँ पर, और दूसरे सेट बी को हम जो यहाँ पर ले लेते हैं बी इक्वल टू, आप ये लिख दीजिएगा 2n लिख दीजिए। चलिए दूसरा सेट आपने ले लिया एंड दूसरा सेट हम ले लें, और ये हमने ले लिया सेट बी है और x सच दैट x इक्वल टू 2n, और यहाँ पर भी जो n है ये बिलोंग्स टू आपने क्या ले लिया, z ले लिया, z ले लिया। अब यहाँ से देखिएगा एक आपने क्या लिया है a इक्वल टू ये ले लिया, b इक्वल टू सेट ये ले लिया। देन आपको जो फाइंड करना है, देन तब a यूनियन b आपको फाइंड करना है कि क्या है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन में, नंबर फर्स्ट ऑप्शन में हमने कहा कि ये कैपिटल N है यानी नेचुरल नंबर है। नंबर सेकंड में हमने कहा कि ये इंटीजर्स है यानी z है। नंबर थर्ड में हमने कहा कि ये रियल नंबर है, और फोर्थ में हमने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिएगा यदि यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर के हटा करके यदि हम नॉन ऑफ दीज लगा देते हैं तो ये क्वेश्चन और टफ हो जाएगा थोड़ा सा। यदि नॉन ऑफ दीज लगा दें तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन और टफ हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर लगा दिया है तब आप सोचेंगे कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, इन्हीं में से कोई होगा। लेकिन जब नॉन ऑफ दीज लग जाएगा तब आपको हो सकता है कि ये भी लगने लगे कि ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो उठा के कहाँ लगा दो, नॉन ऑफ दीज लगा दो। इस तरह से अक्षर माइंड में चीज़ें आती हैं, लेकिन पहले कंसेप्चुअली सबको समझ लीजिएगा तब टिक लगाइएगा, अनुमान से एकदम टिक मत लगाइएगा, पहले समझ के तभी टिक लगाइएगा, नहीं आंसर गलत होने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो दोनों को आप क्या करेंगे, यहाँ से मिलाएंगे, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जो A यूनियन B होगा वो आपका क्या होना चाहिए। यहाँ से देखेंगे कि हम z की वैल्यू, n इंटीजर है, कोई भी यहाँ पर हम इंटीजर लगाएं तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, ऑड नंबर निकल के आ रहा है, इंटीजर में ये ऑड नंबर निकल के आ रहा है। और यहाँ पर यदि हम कोई भी वैल्यू लगाते हैं तो 2, 3, 4, 5 ये भी निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर यदि हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर चूंकि n इंटीजर है तो यहाँ वैल्यू 0 भी लगाई जाएगी, जो 0 लगाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर यदि हम आप 0 लगाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए 0 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, n की वैल्यू यहाँ हम 1 लगाएंगे तो 2 मिलने लगेगा, यहाँ आप 1 लगाएंगे 3 मिलने लगेगा, ऐसे ही वैल्यूज मिलने लगेंगी, तो टोटल आपको क्या मिल रहे हैं, इंटीजर्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी Z सही है। देखिए करके भी देख लेते हैं हम लोग, अभी तो हमने ये ओरली देखा, करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो x सच दैट जब आप लिखेंगे तो ये होगा x इक्वल टू 2n+1 होगा, या क्या होगा फिर x इक्वल टू आपका 2n होगा, और n है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, z में बिलोंग कर रहा है। अब n की वैल्यू यहाँ पर आप z की कोई भी वैल्यू लगाते चले जाइए, दोनों में रखते चले जाएंगे, दोनों में रखते चले जाएंगे तो आराम से निकालते चले जाएंगे। तब आप देखेंगे यहाँ से क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, ये इंटीजर आपको मिल रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आपका Z हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमने बताया कि यदि यहाँ पर आप नॉन ऑफ दीज लगा देते हैं इसकी जगह पर तो थोड़ा सा क्वेश्चन और कठिन हो जाता है, क्योंकि आपके मायने में ये भी आ सकता है कि ये नेचुरल नंबर होगा नहीं, Z भी यहाँ से होना मुश्किल हो जाए, रियल नंबर होगा नहीं,
एक माइंड में आपके ये भी बात आ सकती है। जेड पर कहीं आप गड़बड़ा सकते हैं, कोई भी गलती हो जाए जेड पर जैसे क्या गलती हो गई, जेड पर आपने यहाँ पर 0 रखा 1 हो गया, या 0 रखना ही आप भूल गए, आपके माइंड में चला गया एन तो यार एक नेचुरल नंबर है, माइंड में हो गया एन की वैल्यू 1 2 3 है, यदि 1 2 3 रखेंगे तो आप देखेंगे क्योंकि वहाँ उसने जेड लिखा है, ये उसने यहाँ पर जबकि ये जेड लिखा हुआ है लेकिन एन लिखा है जो इंटीजर है। अक्सर आप एन को क्या मान लेते हैं, नेचुरल नंबर मान लेते हैं, तो आपके माइंड में ये चीज़ भी जा सकती है, ये जा सकती है, तो जेड को आप उस वे में छोड़ देंगे, नेचुरल नंबर को यहाँ पर छोड़ देते हैं। गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं आपके माइंड में, वही आपको क्वेश्चन को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए और यहाँ पर ये क्या वैल्यू बताई है इसका विशेष ध्यान दीजिए। एन या इंटीजर कह रहा है कि नेचुरल नंबर कह रहा है, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पर ध्यान देना, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावनाएं हो जाएंगी। अब हम आगे जो बात करेंगे वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पर, और ये नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।